हेलो गाइज, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। आज हम पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सरकार के अंगों के ऊपर। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवस्थापिका, यानी कि संसद। आज हम एमसीक्यू के द्वारा व्यवस्थापिका, संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन है पहला 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 1। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, फिर आता है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है उसका, व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कानून बनाना। कानून बनाना और संविधान संशोधन करना। कानून बनाना व संविधान संशोधन करना व्यवस्थापिका का कार्य है। फिर आता है कार्यपालिका। तो कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। कानूनों को लागू करने का काम है कार्यपालिका का। फिर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कानूनों को रक्षित करती है। कानूनों की रक्षा न्यायपालिका का काम है। और विवादों का निपटारा भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना और संविधान संशोधन करना। फिर कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। फिर आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या काम है? कानूनों की रक्षा करना और विवादों का निपटारा करना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, पहला है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और चौथा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या है और 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये जो 74वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो 74वां संविधान संशोधन शहरी या नगरीय व्यवस्था से संबंधित है। फिर है 42वां संविधान संशोधन। इसमें भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था। भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 73वां संविधान संशोधन, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन है, पहला अनुच्छेद 104, दूसरा है अनुच्छेद 105, तीसरा है अनुच्छेद 117 और चौथा क्या है? अनुच्छेद 82। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? अनुच्छेद 105। 20 में हमारा राइट ऑप्शन है।
संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों की विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों अनुच्छेद 105 के द्वारा निर्धारित की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 82, ये दोनों भी संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयकों के ऊपर उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। फिर अनुच्छेद 82, तो इसमें जनगणना का पुनः समायोजन किया गया है। अनुच्छेद 82 में जनगणना का पुनः समायोजन से संबंधित उल्लेख है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों का उपबंध किया गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयकों से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा का सभापति, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है मंत्रिपरिषद। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए। जो राष्ट्रपति है वो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक बुलाता है। और कब बुलाता है? जब किसी साधारण विधेयक या बिल को लेके इन दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको पारित करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करवाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव, बी है शून्यकाल, सी है स्थगन प्रस्ताव और डी है मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, शून्यकाल प्रस्ताव। शून्यकाल प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है, भारतीय संसदीय प्रणाली की। भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है शून्यकाल प्रस्ताव। शून्यकाल प्रस्ताव क्या होता है? शून्यकाल प्रस्ताव किसी भी समसामयिक विषयों पर किसी भी प्रकार के समसामयिक विषयों पर किसी भी सदस्य के द्वारा बिना मंत्री को सूचित किए सवाल जवाब करना, यानी कि समसामयिक विषयों पे किसी भी सदस्य के द्वारा मंत्री को बिना सूचना दिए उससे सवाल जवाब करना क्या कहलाता है? शून्यकाल प्रस्ताव कहलाता है। शून्यकाल प्रस्ताव 1953 में जारी किया गया था। कब जारी हुआ था ये? 1953 में शून्यकाल प्रस्ताव जारी किया गया था। फिर बात करूं इसके समय की, तो शून्यकाल प्रस्ताव का जो समय है वो प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय होता है, यानी कि 12 से 1 PM का समय होता है। 12 बजे से 1 बजे तक का इसका 1 घंटे का समय निश्चित होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है पहला 60 दिनों तक, बी है 90 दिनों तक, सी है 150 दिनों तक और डी है 120 दिनों तक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, 60 दिनों तक। यदि संसद का कोई भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसका पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। फिर बात करूँ इसके निर्योग्यता की, तो संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी निर्योग्यता का निर्णय लिया जाता है। निर्वाचन
आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्यों की नियोक्ता का निर्णय लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष भी दल बदल के आधार पर संसद की नियोक्ता का निर्णय लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। फिर इसमें हमारा कोड दिया गया है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। बी है केवल एक। सी है एक और दो दोनों। और डी है केवल दो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, केवल दो। यानी कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यह कथन किसका है? एन गोपाल स्वामी का। एन गोपाल स्वामी का कथन है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई भी अनुपस्थित रहता है तो वह संसद नहीं कहलाती है। फिर राष्ट्रपति को संसद का अंग एन गोपाल स्वामी के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन है ए, साधारण विधेयक। बी है धन विधेयक। सी है वित्त विधेयक। और डी है संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। जो संविधान संशोधन है इसकी शक्ति संसद के पास है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 368 में। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन क्या है? पहला संसद है। बी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। सी है राष्ट्रपति। और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए अभी गणपूर्ति कोरम क्या है? गणपूर्ति कोरम है किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग गणपूर्ति कोरम है। 1/10 या 10वां भाग। 10वां भाग क्या है? गणपूर्ति कोरम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है 1/10, बी है 1/6, सी है 1/4 और डी क्या है 1/3। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, वैधानिक चैम्बरों की मीटिंग बुलाने के लिए 1/10 भाग गणपूर्ति कोरम आवश्यक है। 1/10 कैसे? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो 545 का 1/10 यानी कि 10वां भाग कितना होता है? 55 होता है। फिर आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245। 245 का 1/10 यानी कि 10वां भाग होता है 25। तो लोकसभा से 55 सदस्य और राज्यसभा से 25 सदस्य वैधानिक चैम्बर्स की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में ऑप्शन है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। बी है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। फिर है सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और डी क्या है, राज्य के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हुए क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए बी हमारा राइट ऑप्शन है, लेकिन ये गलत है। पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, तो ये सही है।
संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। सी क्या है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, जिसमें प्रति 2 वर्ष से राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का चयन किया जाता है, यानी कि 2/3 2/3 सदस्यों को 2 वर्ष से चुना जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए स्थायी सदन भी कहलाता है। इसको भंग नहीं किया जा सकता। फिर है राज्यों के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये ऑप्शन भी सही है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं? 12 सदस्य। तो इसमें हमारा गलत कौन सा है? लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं कितने? 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ऑप्शन है महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, बी है भारत के वित्त मंत्री, सी है अधिकृत मंत्री और डी है संसद। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? संसद। डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो भारत की संचित निधि है उसके धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। अनुच्छेद 266 में धन निर्गम या संचित निधि का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 266 में संचित निधि या धन निर्गम का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 267 इसमें संसद के द्वारा आकस्मिक निधि का गठन किया गया है। आकस्मिक निधि का गठन अनुच्छेद 267 में संसद के द्वारा किया गया है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है लोकसभा के लिए लोकसभा सदस्य की आयु क्या होनी चाहिए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 25, सी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 25 लोकसभा सदस्य की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। फिर आता है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। 35 वर्ष यह है राष्ट्रपति सदस्य के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। ओके गाइस, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होना न्यूनतम आवश्यक है। फिर इसमें ऑप्शन आते हैं कि और किन और उन सदस्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए पद के लिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से दिवालिया या पागल ना हो। वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो और मानसिक रूप से दिवालिया या पागल ना हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है 4, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? संसद के बारे में पूछा है कि संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी,
संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र। बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है, फरवरी से मई तक बजट सत्र होता है। फिर मानसून सत्र, तो ये जुलाई से सितंबर तक होता है, इसका कार्यकाल है जुलाई से सितंबर। फिर बात करते हैं शीतकालीन सत्र की, तो इसका कार्यकाल है नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र। गाइस इसको याद कैसे रखें? पहला है बजट सत्र, तो जैसे व्यापारी लोग होते हैं वो फरवरी मार्च महीने में अपना नया बही खाता डालते हैं, बजट के लिए नया बही खाता डालते हैं। तो उसको याद रख के हम इसको याद रख सकते हैं कि भाई बजट सत्र कब आता है? फरवरी से मई। फिर मानसून, तो वर्षा का समय होता है वो जून जुलाई होता है, तो उसमें मानसून सत्र को याद रख सकते हैं। फिर है शीतकालीन सत्र, तो नवंबर से दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम शीतकालीन सत्र को याद रख सकते हैं, नवंबर से दिसंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के सदनों को स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है पीठासीन अधिकारी को, और डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? पीठासीन अधिकारी, सी। पीठासीन अधिकारी को संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनको स्थगित करने का अधिकार होता है। पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, और दूसरा है राज्यसभा का सभापति। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों को स्थगित करने का अधिकार होता है। फिर राष्ट्रपति, तो दोनों सदनों को सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। सत्रावसान या भंग करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को। भंग सिर्फ लोकसभा को ही किया जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसे कहा जा सकता है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है राज्यसभा को, बी है लोकसभा को, सी है विधानसभा को, और डी है विधान परिषद को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय या निम्न सदन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय या निम्न सदन। एक इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसको अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बताया था कि इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। फिर आता है राज्यसभा, तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, राज्यों का सदन, या स्थायी सदन भी कहा जाता है।
स्थायी सदन मैंने बताया था कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष से इसके 1/3 सदस्यों को चुना जाता है, इसलिए ये स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यों का सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। फिर लोकसभा, तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? ऑप्शन है 10, बी है 20, सी है 25 और डी है 5। किसके लिए पूछा है गाइस? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य राजस्थान से निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, 10 सदस्य। राज्यसभा के लिए राजस्थान से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 10 सदस्य। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 25 सदस्य। लोकसभा के लिए 25 सदस्य अधिकतम राजस्थान से निर्वाचित हो सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है अनंत साइनम अयंकर, बी है गणेश वासुदेव मावलंकर, सी है ए व बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष रहे हुए हैं। यानी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे। अनंत साइनम अयंकर लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत साइनम अयंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष रहे हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1952 को। 1 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन किया गया था और इसके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अनंत साइनम अयंकर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 80 के तहत, बी है अनुच्छेद 81 के तहत, सी अनुच्छेद 85 के तहत और डी अनुच्छेद 79 के तहत। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। किसके? अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया। अनुच्छेद 80 में लोकसभा का गठन है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 में है राज्यसभा का गठन। फिर अनुच्छेद 79, तो इसमें संसद यानी कि व्यवस्थापिका का गठन का उल्लेख किया गया है। संसद या व्यवस्थापिका के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में लोकसभा गठन का उल्लेख, फिर अनुच्छेद 81 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 79 में संसद या व्यवस्थापिका के गठन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, 2। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सरकारी विधेयक,
पहला है सरकारी विधेयक और दूसरा क्या है, गैर सरकारी विधेयक। अब ये सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक यदि किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा रखा गया प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा रखा गया प्रस्ताव सरकारी विधेयक कहलाता है, और साधारण व्यक्ति के द्वारा या साधारण सदस्य के द्वारा रखा गया प्रस्ताव गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा रखा गया प्रस्ताव सरकारी विधेयक कहलाता है, और साधारण व्यक्ति के द्वारा रखा गया प्रस्ताव गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। फिर एक विधेयक के प्रकार और भी है, वो कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन से? साधारण विधेयक, विधेयक 3 प्रकार के भी होते हैं। कौन से? साधारण विधेयक, पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, और तीसरा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है? किसी भी कानून बनाने का प्रस्ताव, कानून बनाने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? साधारण विधेयक कहलाता है। कानून बनाने का प्रस्ताव साधारण विधेयक कहलाता है। फिर धन विधेयक। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में साधारण विधेयक का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। ये जो धन विधेयक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित करके जब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह उस पर हस्ताक्षर करे, तभी ये विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पास नहीं भेज सकता है। फिर आता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है, और संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये जो साधारण विधेयक है, ये पहले लोकसभा के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है, फिर इसके लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और राज्यसभा जब इसे मंजूरी दे देती है तो इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे चाहे तो इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या फिर इसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास दोबारा भेज सकता है। लेकिन अगर इसे लोकसभा या राज्यसभा दोबारा हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह उस पर हस्ताक्षर करे, और साधारण विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही कानून बनता है। जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब यह कानून बन जाता है। कोई भी साधारण विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही कानून बनता है। ओके गाइज, तो आप इन सभी क्वेश्चनों से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके इनसे संबंधित पीडीएफ देख सकते हो। ओके गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी कार्यपालिका से संबंधित हो गया, और कार्यपालिका से संबंधित हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।